प्रश्न के बारे में जिक्र करते हैं कि स्वच्छ एवं नामांकित चित्र की सहायता से चल कुंडल धारा मापी की रचना, कार्य एवं सिद्धांत की सुग्राह्यता आपको ज्ञात करना है। धारा मापी हम किसे कहते हैं, इनकी बनावट क्या होती है, इन बारे में हम देखते हैं। जो किसी परिपथ में धारा का मापन करे उसे हम क्या कहेंगे, धारा मापी, गैल्वानोमीटर कहते हैं। धारा मापी हमारे पास दो प्रकार का पाया जाता है। एक होता है चल चुंबक धारा मापी और दूसरा होता है चल कुंडल धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी में क्या होता है, शाब्दिक अर्थ है इसमें चुंबक विक्षेपित होता है और कुंडल स्थिर होता है, इस कारण से इसे हम क्या कहते हैं, चल चुंबक धारा मापी के नाम से जाना जाते हैं। वेरी सिंपल। तो यहां पर हेल्महोल्ट्ज जो धारा मापी है वो चल चुंबक धारा मापी कहलाता है। स्थैतिक धारा मापी है वो भी तुम्हारा चल चुंबक धारा मापी कहलाता है। दूसरी बात यहां पर आता है चल कुंडल धारा मापी। जिस धारा मापी में कुंडली विक्षेपित होती है, चुंबक स्थिर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, चल कुंडल धारा मापी। और ये धारा मापी भी दो प्रकार का होता है। एक जो होता है निलंबित धारा मापी और एक होता है किलकित धारा मापी। तो हम यहां पर दोनों के दोनों को बना सकते हैं इन प्रश्नों के आधार पर, क्योंकि हमको किसी स्पेशल प्रश्न नहीं किया गया है, हमको किया गया है चल कुंडल धारा मापी। तो हम दोनों में से हम बना सकते हैं, एक निलंबित धारा मापी और दूसरा होता है सस्पेंशन गैल्वेनोमीटर। सस्पेंशन कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता है। और दूसरा किलकित, एक किली की सहायता से कुंडली को हम रखते हैं, तो इस धारा मापी को कहते हैं किलकित कुंडल धारा मापी। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो धारा मापी में सॉल्व कर लूं तो ये मैं निलंबित कुंडल धारा मापी के बारे में बताता हूं। निलंबित कुंडल धारा मापी। तो ये निलंबित कुंडल धारा मापी का हम पहले तो इसके रचना के बारे में बात करते हैं। रचना इनको किस तरह से बनाया जाता है, तो यहां पर रचना की बात करूं तो मेरे को इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक रचना के लिए सबसे पहला ये एक इस तरह से मैं कॉइल लपेटता हूं। ये कॉइल लपेट रहा हूं। ये क्या होता है, एल्युमिनियम जो है उसकी एक आयताकार या बेलनाकार फ्रेम होता है, इसकी मैं कुंडली बना लेता हूं। ये कुंडली बना हुआ है, ये कुंडली है हमारे पास। और इस कुंडली के बीचों बीच जो है नर्म लोहे का यहां पर क्रोड होता है। नर्म लोहे का क्या होता है, क्रोड यहां पर पाया जाता है। नर्म लोहे का क्रोड, ये नर्म लोहे का एक क्रोड होगा जिसे मैं सी का नाम दूंगा। ये जो है नर्म लोहे का क्रोड हो गया, ये नर्म लोहे का क्रोड सी। ये आर्मेचर है तो ए हो गया। और इस तरह से यहां पर ये वाली भाग को ऐसे हम करके इसमें से लटकाते हैं। ये मिरर, यहां पर एक मिरर एम जिसको हम समतल दर्पण कहते हैं, और इसके ऊपर होता है फास्फर ब्रांच की पन्नी। ये यहां पर फास्फर ब्रांच की पन्नी एफ होता है। ये फास्फर ब्रांच की पन्नी एफ। और इस फास्फर ब्रांच की पन्नी के ऊपर एक सस्पेंशन जो भाग होता है जिससे इसको लटकाया जाता है, ये ऐसा जो है मड़ोरी, जो एज के नाम से जाना जाता है, ये यहां पर। और इसके दोनों ओर एक स्थायी नाल चुंबक लगा होता है। ये स्थायी नाल चुंबक यहां पर मैं ऐसे बना दूं, इधर भी ऐसे बना दूं, ये नाल चुंबक कहलाएगा। ये इनके बीच में ये कुंडली आती है, इनके बीच में एक कुंडली है। ये इस तरह से ये
नाल चुंबक। और यहां पर इसकी शेप को इस तरह से देने के लिए यहां पर नर्म लोहे का अवतलाकार कटा हुआ भाग ये अतिरिक्त हम यहां पर जोड़ देते हैं। इसको मैं इस तरह से भाग कर दूं, ये क्या है, अवतलाकार कटा हुआ, ये जरूरी है, जिससे क्या होता है, ये जो कुंडल है में सारी बल रेखा इनसे कट सके। तो ये हो गया N, ये हो गया S, ये दोनों क्या है, एक नाल चुंबक है। यहां पर एक प्रकाशीय व्यवस्था लगी होती है और इन प्रकाशीय व्यवस्था के आधार पर इनमें प्रकाश डाला जाता है और ये प्रकाश इस तरह से मिरर से क्या होती है, परावर्तित होती है और इन पर लगा होता है संकेतक। किस पर, ये मिरर से लगा होता है संकेतक, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, यहां पर मापन करते हैं। तो बात यहां पर आ गया, ये दूसरा जो हिस्सा होता है इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, क्योंकि मरोड़ी सिद्धांत पर ये काम करेगा और ये स्प्रिंग इस तरह से लगा होता है और इसको कहते हैं SP। और ये स्प्रिंग का एक भाग ये T2 एक संयोजक भाग से ये लगा रहता है, जिसकी सहायता से हम इस गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा का जो मापन हम करते हैं। इसका ये वाली जो भाग होता है वो इस तरह से आकर यहां पर ये टेंशन T1 सिरे से लगा होता है, ये तार जो है, तो ये कहलाता है निलंबित कुंडल धारा मापी। जो धारा मापी है, निलंबित टाइप का धारा मापी का रेखा चित्र ये है। तो इसके बाई पार्ट्स जो भाग होते हैं उनके बारे में हम जो देखें, मैंने अभी कहा रचना एवं कार्य। धारा मापी चित्र, नामांकित चित्र जो है, तो F जो है, ये F क्या है, फास्फर ब्रांड की पन्नी है। यहां पर M जो है समतल दर्पण है और ये जो मरोड़ी जो भाग होता है, मरोड़ी, जिससे ये फास्फर ब्रांच की पन्नी जो है मरोड़ सकता है। C नरम लोहे का क्रोड, NS स्थायी नाल चुंबक है, SP स्प्रिंग है और ये T1 और T2 जो है टच पॉइंट है, इसको हम कहते हैं कनेक्टिंग पॉइंट। यहां पर और हम देखते एक आर्मेचर है, ये एल्युमिनियम के फ्रेम पर कुछ चालक तारों के लपेटे गए, जिसको हम कहते हैं आर्मेचर। तो इस तरह से इनके भागों का जो है वर्णन हो जाता है। अब भागों के वर्णन के बाद हम यहां से इसको थोड़ी सी मैं शार्ट कर दूं और दूसरे भाग की ओर चलो। इसको मैं ऐसा जोड़ देता हूं, थोड़ा सा और छोटा कर लूं, जिससे मेरे ब्लैक बोर्ड बड़ा मिल जाएगा, ये ऐसा। अब कार्य एवं सिद्धांत के बारे में देखते हैं। कार्य एवं सिद्धांत, तो यहां पर जैसे ही हम इस निलंबित कुंडल धारा मापी में इन दोनों कनेक्टिंग जगहों में हम कोई धारा जब देते तो क्या होता है, इस कुंडली में जब विद्युत धारा बहती है तो कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कैसे होते हैं, परस्पर लंबवत होते हैं। तो ये जो सिद्धांत है इसको मैं लिखूं तो क्या होगा, ये जब इस तरह से जब धारा बहती है तो इसके चुंबकीय क्षेत्र इनसे करता है तो प्रेरित धारा इसके अंदर की ओर जो है बहने लगती है चुंबकीय क्षेत्र, और इस कारण से ये कुंडली विक्षेपित हो जाती है। जब कुंडली विक्षेपित होती है तो यहां पर विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण लगता है। तो विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण कितना लगता है, ये इस कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा और इन कुंडली में फेरों की
संख्या पर भी ये निर्भर करेगा और इस तरह कुंडली जो है विक्षेपित होगी। विक्षेपित होने से क्या होगा, कार्य इसका, ये जो फास्फर ब्रांच की पन्नी से ये कुंडली जो लटका है वो क्या होगा, मुड़ जाएगा और मुड़ने के कारण इसमें ऐंठन बलयुग्म आ जाएगा। तो ऐंठन बलयुग्म जब आएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस पे जैसे मैंने आपको कार्य के बारे में इनका वर्णन किया था, ये बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा, आप उसको शब्दों में अपने शब्दों में लिख लेना। और उसके बाद मैं यहां पर महत्वपूर्ण क्या हुआ, जब इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित हुआ, कुंडली विक्षेपित हुआ, तो हमको क्या मिला, ऐंठन बल युग्म। यहां पर क्या हुआ, कुंडली में जब भी धारा हमारे प्रारंभ हुआ तो पहले ऐंठन के पहले जब कुंडली की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ, यहां पर जो बल युग्म जो आया है वो बल युग्म को मैं कहूं विक्षेपक बल युग्म। ये क्या होगा विक्षेपक बल युग्म का आघूर्ण। ये टाउ इक्वल टू हमारा जो आता है AIBN, ये कितना आ जाएगा, NIABN के रूप में हमारा आ जाएगा। जहां मैं कह सकता हूं ये जो है क्षेत्रफल है आर्मेचर का, I विद्युत धारा है, B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और N जो है इस कुंडली में फेरों की संख्या है। तो यहां पर मैं देखा कि विक्षेपक जो आया इतना आया। अब विक्षेपक इस कुंडली में विक्षेप आया तो इस पर ऐंठन आया है, F पर, फास्फर ब्रांच पर। तो फास्फर ब्रांच में उत्पन्न ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण। ऐंठन जो आया है उस ऐंठन बल युग्म हमारा जो फाई जो मान होता है वो कितने का आ जाएगा, ऐंठन बल युग्म आ जाएगा K इंटू फाई, जहां पर K नियतांक है, ऐंठन बल युग्म का नियतांक कहलाता है। और इस तरह से मैं कहूं दोनों के दोनों बराबर होगा, और बराबर जब होगा तो यहां पर मैं कह सकता हूं ये इक्वेशन मैं फर्स्ट ले लेता, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेता, तो ये आ गया AI। इसको मैं ले सकता हूं क्या है, विक्षेपक बल युग्म बराबर ऐंठन बल युग्म। तो यहां पर आ गया AIBN इक्वल टू K5, इक्वल टू कितना आ गया, K5। यहां पर हम देखते हैं ऐंठन बल युग्म का आघूर्ण जो आ गया है, इसको हम आगे की ओर चले तो किसका मान हमको निकालना है, यहां पर कि कार्य और सिद्धांत में हमको मान जो निकालना है वो मान है I का मान। तो I का मान क्या होगा, I इक्वल टू K/ABN इंटू 5, इंटू क्या आ गया 5। जहां पर मैं इसके मान को और मैं कह सकता हूं आगे मेरे को देखना है, तो इसको मैं एक नियतांक मान लूं, तो ये नियतांक C इज इक्वल टू K/ABN, तो मैं कह सकता हूं कि I इक्वल टू C5, या अंत में मैं कह सकता हूं I इज प्रोपोर्शनल टू 5। तो यहां पर और आपको समझाने के लिए बोला जाता है I प्रोपोर्शनल टू 5 आ जाता है। तो ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये चल कुंडल धारामापी की जो बातें हैं किन किन बातों पर निर्भर करता है। यहां पर मैं देख सकता हूं कि आर्मेचर जितना बड़ा होगा, यहां पर हम देख रहे हैं I धारा का मान कैसे कैसे, नियतांक का मान कैसे कैसे प्रभावित करता है, इनके बारे में हम बात। चौथा इससे हो
चौथे हिस्से में क्या कहते हैं कि सुग्राहिता की भी व्याख्या करना है। तो सुग्राहिता सेंसिटिविटी क्या होती है? जब किसी परिपथ में अल्प धारा प्रवाहित हो और उसमें विक्षेप ज्यादा उत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? धारामापी की सुग्राहिता कहते हैं। और सुग्राहिता दो प्रकार का होता है बच्चों। क्या होता है? धारा की सुग्राहिता और उल्टता की सुग्राहिता। तो परिभाषा में इसको दो रूप में लिया जाता है। जब किसी धारा मापी में, गैल्वेनोमीटर में यदि अल्प धारा प्रवाहित किया जाए तो ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो, या उल्टता दी जाए तो भी उसमें ज्यादा धारा उत्पन्न हो, तो इसे हम उस धारा मापी की क्या कहते हैं? सुग्राहिता। सुग्राहिता का कहने का अर्थ होता है कि वह कम से कम चीज को कितनी ज्यादा जानकारी अर्जित कर ले। जैसे किसी को कहते हैं सुंघने की सुग्राहिता, है ना? तो सुंघने की सुग्राहिता, कई की जो सुंघने की सुग्राहिता बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो बहुत कम स्मेल को भी सूंघ लेता है। तो ऐसे ही यहां पर धारा मापी में यदि हम अल्प धारा या अल्प उल्टता प्रवाहित करें और उसमें ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हो तो उससे हम धारा मापी की क्या कहते हैं? सुग्राहिता हम कहते हैं। मैं परिभाषा को नहीं ले रहा हूं, तो यहां पर मैं कह दूं यदि धारा मापी की सुग्राहिता को मैं एस आई के द्वारा व्यक्त करूं तो ये क्या होगा? I/5। ये एस आई का अर्थ होता है कि धारा मापी की सुग्राहिता। तो ये क्या हो गया? आई अपन कहता हूं 5/I। यहां पर जो बात आएगा धारा मापी की सुग्राहिता। जितनी कम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उतने ज्यादा आपको क्या मिलेगा? इसमें भाग मिलेगा। तो ये हम अभी अभी जो देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि I का जो वैल्यू आता है, I इक्वल टू कितना आया था? K/I/B। क्या आया था? K/I/N, I इक्वल टू NAB इंटू 5। ये हमारे पास आया था। तो यहां पर इसकी वैल्यू ये रख दूं तो क्या आ गया? 5/K NAB इंटू 5। ये 5 से 5 कट गया तो एस आई धारा मापी का सुग्राहिता क्या हो गया? NAB/K। तो धारा मापी की सुग्राहिता जो है क्या हो रहा है? N फेरों की संख्या। यदि फेरों की संख्या ज्यादा होगा, कुंडली में फेरों आपने ज्यादा बना के रखे तो उनकी सुग्राहिता ज्यादा होगी, वो कम से कम धारा को आसानी से माप सकेंगे। दूसरी बात हो रहा है कि ए धारा मापी की सुग्राहिता प्रोपोर्शनल है। ए क्या है? ये जो आर्मीचर बना है, जो एल्युमिनियम की फ्रेम में तांबे की चालक तारों को लपेटे गए हैं, उनका मान भी यदि ज्यादा होगा, आपके आर्मीचर बड़े साइज के होंगे तो भी सुग्राहिता आपकी ज्यादा होगी। दूसरी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान भी ज्यादा होगा तो भी सुग्राहिता ज्यादा होगा। यहां पर नियतांक का जो मान है, के का मान हमेशा कम होनी चाहिए। एटन गुणांक की मान हमेशा क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं ये प्रश्न जो है बड़ी क्लिष्ट प्रश्न है। कभी कभी हमने देखा सीजी बोर्ड में ये 16 में और समथिंग पिछले सालों में ये आया हुआ प्रश्न है, जिसको 17 नंबर के प्रश्न में पूछने से बच्चे छोड़ जाते हैं। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है। बोर्ड की हर प्रश्नों की तैयारी करना है। 10 ईयर बोर्ड की प्रश्नों की तैयारी करना है। तो आपको जरूरी है कि ऐसे प्रश्नों को हम जरूर सॉल्व करें। और इंपॉर्टेंट प्रश्न अन्य बोर्डों के रूप में भी हल कर लेते हैं। हमारे सीजी बोर्ड के साथ साथ पूरे भारत के बोर्डों में भी ये प्रश्न जो है पूछा जाता है, जिसमें से एक है एच ऊंचाई के एक वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण के सामने कितनी दूरी पर रखी जाए कि रैखिक आवर्धन 2 का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, है ना? 2 का यानी 2 गुना। यहां पर प्रतिबिंब की स्थिति भी प्राप्त कीजिए है। ये हमारे पास प्रश्न है। हमको प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़कर उनको ध्यान देना है। या हमारे पास यदि चित्र हमारे दिमाग के सामने आता है तो और बेहतर होता है बनाने में। हम बेसिक्स की बात करते हैं हमेशा और सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास एक मैं रफ आप आइडिया कैसे हम बनाते हैं, रफ हम काम कर ले। तो मान लो ये अवतल दर्पण है हमारे भाई बीच में, ये इसके मुख्य अक्ष है। तो हमको क्या दिया है? वक्रता सी, यानी ये जो है आपका 20 सेंटीमीटर का दिया है, 20 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इसका एफ इसका आधा होगा। तो मैं ये सॉल्व करते वक्त मैं कह दूं कि यहां पर f इक्वल टू आर बाई कितना होता है? 2। तो r की वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ये अवतल दर्पण है, r जो होगा माइनस होगा, और चूंकि मेरे को दिया है -20 दिया है, 20/2 इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। ये किसका मान होगा? f। यानी f हमारा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर का आया।
10 सेंटीमीटर का। अब मेरे को कहता है कि आवर्धन इसकी कितना है 2, और 2 किसका मान होगा m का। और आपको मालूम है, मैंने पहले बता दिया है इस पहले वीडियो में कि आवर्धन जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होता है धनात्मक होता है। तो चूंकि यहां पर वास्तविक प्रतिबिंब है इस कारण से आवर्धन जो क्षमता है मैग्निफिकेशन पावर जो है m का मान वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होगा। तो m का वैल्यू जो क्या हो रहा है m इक्वल टू -2। तो यहां पर मैं कह सकता हूं m का फार्मूला हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, -b अपन क्या होता है u। m का मान हो गया -2 और ये हो गया माइनस, और क्या कहता है कि ये दूरी कितनी रखी जाए, है ना। तो मैं यहां पर v इक्वल टू u माइनस माइनस इसमें कटा तो v इक्वल टू कितना आ गया 2u, ये v की आ गया। अब हम देखते हैं दर्पण जो फार्मूला है, बिल्कुल बेसिक से हम चले। दर्पण जो सूत्र कहलाता है फार्मूला, ये क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। तो इस तरह से वैल्यू मैं रख दूं तो ये f की वैल्यू जो आया है 1/-10 1/ ये u, और v की जो वैल्यू आया है 1/2u। तो यहां पर ये हो गया -1/10 इक्वल टू ये आ गया 2u 2 + 1, यहां से मल्टीपल हो गया तो ये हो गया 3। तो मैं कह सकता हूं यहां पर मैं इसका तिर्यक गुना कर लूं तो ये आ गया -2u इक्वल टू ये 3 और ये हो गया 30। ये क्या हो गया 30। तो यहां पर मैं कह सकता हूं u इक्वल टू -30/2। तो u इज इक्वल टू कितना गया माइनस, ये आ गया 15 सेंटीमीटर। माइनस कितने सेंटीमीटर है 15। देखते हैं हमारा जो u का मान इतना आ गया, वस्तु यहां पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब v की वैल्यू कितना आना है 2u, 2 × u का वैल्यू -15, तो v इक्वल टू क्या आ गया -30 सेंटीमीटर। तो ये कहने का आशय यहां पर ये आया, यदि मैं इस डायग्राम के अनुसार में देखूं, फोकस जो 10 सेंटीमीटर है, वक्रता 20 सेंटीमीटर है, तो हमारा वस्तु कितना आया, यहां पर वस्तु जो आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु जो है यहां पर है, देखो ये वस्तु आ गया AB, और इसका प्रतिबिंब कहां बना 30, यानी इससे और 10, यानी हमारा प्रतिबिंब लगभग ये 15, ये करीब करीब यहां पर 30, ये इतने ही दूरी और ले लूं तो ये प्रतिबिंब हमारा इधर की ओर बनता है इस अक्ष में। तो हम यदि रे डायग्राम से भी बनाए तो ये हमारा वैसा ही बनेगा। जैसे मैं सिंपल सी बात करूं कि किरणें इधर से आती है तो ये इधर से होकर चली जाएगी, देखिए आया। और इस तरह से मैं यहां से भी बात कर लूं, जो किरणें इधर से होकर आएगी वो ऐसी होकर ट्रांसमिट हो जाती है, तो भी आपकी बनता है। तो हमारे पास यदि बेसिक मालूम है तो हमसे कहीं पर भी गलती नहीं होने वाला है, क्योंकि माइनस दोनों में आए, माइनस दोनों में आने का अर्थ होता है कि ये प्रतिबिंब और वस्तु किधर है, बाईं ओर है। और हम वास्तविक प्रतिबिंब के आधार पर भी हम समझ सकते हैं कि हमारा क्या होता है। तो बोर्ड की जो डिफरेंस कठिन जो प्रश्न आता है, उसको हम यदि हमारी बेसिक बहुत ही मजबूत है, हमारा जो जानकारी मजबूत है, तो हम आसानी से इसको बना सकते हैं। जैसे भी प्रश्न है, हमने अपने जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में हमने जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन, हमने 10 सालों से जो प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उन प्रश्नों को हमने हल करते हुए आपको किस तरह से हल करना है जिससे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा अंक पा सको, इनका एक सीरीज बनाई है। ये सीरीज आपको क्रमशः हमारे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स की जो वीडियो है उसमें आपको आते रहेगा।
आप उनको जरूर देखिए और बोर्ड पेपर में ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आप यदि उस वीडियो को देखते हैं तो आपको अधिकतम मार्क्स कैसे आता है ये उनका ट्रिक आपको बताया जाता है। इन ट्रिक के आधार पर कई बच्चे बनाए होते प्रश्नों का सही हल, लेकिन नंबर पा जाते आधे। क्यों आधे पाते हैं? ये सारी ट्रिक आपको उन वीडियो में आपको मिलेगा और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए जिससे आपके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का हल आपको मिल जाए और ये जब पेपर में आए तो आपको किसी प्रकार की घबराहट ना हो। इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो बेसिक्स ऑफ फिजिक्स में ये सीरीज बनाई हुई है, जिसको आप ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आसानी से आपके पास वीडियो हमेशा ये वीडियो 10 इयर्स क्वेश्चन का वीडियो आपके पास पहुंचते रहे, जिसे आप अपने घर का नाम रोशन करें और देश का नाम रोशन करें, राज्य का नाम रोशन करें।